नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सुमन। करंट अफेयर के आज के सेट में हम भारत सरकार की जो बजट पेश हुई इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो बजट है 2023-24 यह भारत सरकार के अगले होने वाले चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 में जो प्रस्तावित लोकसभा चुनाव है उससे पहले अंतिम पूर्णकालिक बजट है और इसको भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था 1 फरवरी 2023 को। कुछ मुख्य प्रस्तावना जो उन्होंने बजट पेश करते समय रखा था, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष में हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि यह देश दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं उन्होंने ये बताया भी कि कोविड-19 और रूस और यूक्रेन का युद्ध के कारण जहां बाकी देश की अर्थव्यवस्था सुस्त हुई है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्तों पर है और उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कोविड महामारी का भी जिक्र किया कि हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीना मुफ्त खाद्यान्न दिया। हमने विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाए, हाइड्रोजन मिशन में सक्रिय भूमिका अदा किए और उन्होंने 1 फरवरी जनवरी 2023 नई अंत्योदय योजना जो लागू करेंगे उसके बारे में भी बताया और केंद्र सरकार उसका पूरा पैसा वहन करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें से उन्होंने ये भी बताया कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है वसुधैव कुटुंबकम की थीम पे। साथ ही उन्होंने वर्ष 2014 से अपनी उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है कि वो पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों को शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाते, पीएम सुरक्षा बीमा, पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर, पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नकद हस्तांतरण, मतलब नकद का उन्होंने जो ट्रांसफर किया था। तो बजट की मुख्य विशेषताएं ये थी, उन्होंने बताया अपने ये तो चुनावी एक तरह से मोड था, तो थोड़ा सा वित्त मंत्रालय की तरफ तरीके पे भी ध्यान दिया गया है। अब मैं आपको बजट के बारे में बता रहा हूँ कि सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया अमृत काल के लिए विजन क्या है। तो अमृत काल क्या है? तो उन्होंने बताया कि अमृत काल के लिए हमारी संकल्पना में लोक वित्त, सुदृढ़ होना, सशक्त वित्तीय क्षेत्र, प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है। साथ ही इसके लिए उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका प्रयास माध्यम से हम जन भागीदारी अनिवार्य करेंगे, जिससे कि यह अमृत काल का जो कल्पना है वो साकार हो पाए। उन्होंने आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। पहला, नागरिकों, विशेषकर युवा वर्ग को उन्होंने अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना और तीसरा, सुदृढ़ और स्थिर वृहत आर्थिक वातावरण तैयार करना। भारत की हमारी यात्रा में ध्यान दिए जाने वाले इन क्षेत्रों के लिए काम करने के लिए हमारा मानना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतकारी हो सकते हैं। उन्होंने ये शब्द कहा है। पहला, उन्होंने महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। दूसरा, उन्होंने पीएम किसान विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास जिसको बोलते हैं। तीसरा, पर्यटन और चौथा, हरित विकास। तो उन्होंने जो बताया है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कैसे किया जा रहा है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वयं सहायता समूह से जोड़ना जो एक मुख्य कार्य है। बड़े बड़े उत्पादन उद्यमों या समूह जिसमें से कई हजार सदस्य होंगे, उन्हें पेशेवर तरीके से संचालित करना। साथ में कच्चे माल की आपूर्ति के साथ उनके उत्पादों की बेहतरीन डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए उनकी सहायता करना।
साथ में उन्होंने स्टार्टअप की तरक्की करने के लिए यूनिकॉर्न में बदलने के बहुत सारे तब्दीली करने के बात भी बताई। दूसरा था पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, जिसको हम लोग पीएम विकास में, अपने हाथों से जो औजार से जो कार्य करते हैं कारीगर, जो पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उन्होंने भारत का नाम अभी तक रोशन किया है। भारत की आप पुरानी चीजों को जाके देख लो, उनमें उनकी गुणता दिखती है। तो उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को दिखाते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की कल्पना की गई है। उन्होंने नई स्कीम जो लाया है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, उसमें उन्होंने उसके उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एक करने के लिए काम करने के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने साथ ही सामानों की ब्रांड प्रमोशन, आधुनिक डिजिटल तकनीक की जानकारी, हरित प्रौद्योगिकियां, स्थानीय एवं वैश्विक बाजार, डिजिटल भुगतान के लिए भी बताया है। इसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों को ये जो प्रधानमंत्री इसका कौशल सम्मान है उससे बहुत फायदा मिलेगा। तीसरा उन्होंने बताया पर्यटन। हमारे देश में जो उन्होंने बताया कि घरेलू के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं, तो पर्यटन के क्षेत्र में हमको अच्छे से काम करना है, बढ़ावा देना है, राज्यों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाना है, युवाओं के लिए नौकरी और उद्यमिता इससे ज्यादा होती है। सरकारी कार्यक्रम से पब्लिक पीपीपी मॉडल जो है, पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ भागीदारी, ये किया जाएगा। चौथा जो उन्होंने बताया था वो था हरित विकास। जैसे उन्होंने बताया कि हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलिटी, हरित भवन और हरित उपस्कर के लिए अनेक कार्यक्रम एवं ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए भी अनेक नीतियां उन्होंने बना रहे हैं। साथ में उन्होंने बजट में 7 प्राथमिकता गिनवाई, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश, क्षमता उभारना, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, ये उन्होंने कार्य बताए। पहला जब हम शुरुआत करते हैं समावेशी विकास से, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे के लिए सरकार ने किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को कवर करते हुए ये योजना के लिए सोचा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर पर भी निरंतरता करते हुए उन्होंने इसका ध्यान दिया है। साथ ही में उन्होंने कृषि और सहकारिता के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कही है, जिसमें फसल नियोजन एवं स्वास्थ्य के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इनपुट के प्रति बेहतर सुलभता, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री एवं स्टार्टअप की भी शुरुआत करने के लिए बात हुई है। साथ ही उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेटर फंड के लिए भी बोला है। कपास फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी उन्होंने पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से इसको क्लस्टर बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम, जिसके लिए उन्होंने 2200 करोड़ के हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने एक नया चीज भी बोला था कि मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, यह सुनिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत मिलेट को लोकप्रिय बनाने के कार्य में सबसे आगे है, जिसकी खपत से पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों के कल्याण को बढ़ावा मिलता है। हम मतलब भारत दुनिया में श्री अन्न के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक है। हम कई प्रकार के श्री अन्न उगाते हैं, जिसमें श्री अन्न कौन कौन है आप वो जान लीजिए। ज्वार, रागी, बाजरा, कुदरू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। इसके बहुत सारे फायदे ये भी बताया उन्होंने। अब उन्होंने एक चीज का जो बात बोली है वो सुनिए। वैश्विक केंद्र, ये जो श्री अन्न है उसके लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उन्होंने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को एआई से युक्त बनाने की बात कही। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ तक के इसकी जो लिमिट है वो बढ़ाई जाएगी। मत्स्य पालन केंद्र के लिए उन्होंने 6000 करोड़ के लक्षित निवेश और पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उपयोजना शुरू करेंगे। साथ में सहकारिता के लिए उन्होंने किसान से समृद्धि नाम का विजन की शुरुआत करने के लिए कही है। पहले ही सरकार ने 2516 करोड़ के निवेश के लिए 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी
कंप्यूटरीकरण कंप्यूटरीकरण कर दिया है। साथ में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल वर्धन। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 100 स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने की बात है। और जो एक बहुत बड़ी बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, उसको 2047 तक खत्म करने की बात कही गई है। 7 करोड़ लोगों को के लिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। चिकित्सा अनुसंधान के लिए उन्होंने सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को फंड मुहैया कराने की भी बात कही है। उन्होंने चिकित्सा उपकरणों हेतु पाठ्यक्रम में बदलाव, अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं बच्चों एवं किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, एक बहुत बात है राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि बच्चों की संस्कृति, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों से प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी की विषय की जो बुक है वो भी उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने जो दूसरी प्राथमिकता रखी है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति को पहुंचना, अंतिम छोर के व्यक्ति तक, इसके लिए उन्होंने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की जब सरकार थी तो उन्होंने एक जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक पहुंचना। इसके लिए उन्होंने आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री पीवीटीजी, संवेदनशील जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास की शुरुआत की गई। इसके लिए उन्होंने 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने की बात कही है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, उन्होंने जनजातीय छात्रों के लिए अगले 3 वर्ष में 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल एवं 38,800 अध्यापक और उसके जो कर्मचारी, सहायक कर्मचारी होते हैं, नियुक्त करने की बात कही। सूखा क्षेत्र, जो कर्नाटक के जैसे सूखा क्षेत्र है, उसके लिए उन्होंने 5300 करोड़ की राशि की भी सहायता करने की बात कही। साथ ही में पी आवास योजना में 66% राशि उन्होंने बढ़ा दी है। भारतीय पुरालेख, जो जिसको हम जो पुरालेख होते हैं उसके लिए उन्होंने डिजिटलाइजेशन करने के लिए भारत श्री नाम से एक योजना की भी शुरुआत की। साथ ही में उन्होंने एक बहुत जरूरी बात बोली है, निर्धन कैदियों की सहायता। बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जेल में जो इतने निर्धन होते हैं कि वो जमानत की राशि जो बॉन्ड होती है वो नहीं भर पाता है, जिसके लिए उन्हें जेल में अदालत द्वारा सुनवाई करने के बाद भी रहना पड़ता है। इसके लिए सरकार पैसे अब देगी। तीसरा उन्होंने बताया अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना और निवेश के उन्होंने बोला है कि हम इसके लिए निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, निवेश दोबारा कर रहे हैं, क्योंकि महामारी जो आई थी उसके कारण अब ये सब सुस्त पड़ गया था। उन्होंने पूंजीगत निवेश परिव्यय में तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि हुई है, जिसे 10 लाख करोड़ तक की बोल रहे हैं राशि है। जीडीपी का 3.5% यह होगा और ये 2019-20 के आप अगर तुलना करेंगे तो 3 गुना अधिक है। साथ ही में उन्होंने जो बात बोली है कि प्रभावी पूंजी व्यय का बजट इस बार 13.7 लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। एवं उन्होंने राज्य सरकारों के लिए भी बोला है कि राज्य सरकार इस तरह के निवेश में बढ़ावा दे और 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को ये राज्य सरकार को उन्होंने बोला है। निजी क्षेत्र जैसे वित्त सचिवालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, सार्वजनिक संसाधन पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, ये शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही में उन्होंने रेलवे के लिए 2,40 करोड़ 2.40 लाख करोड़ के राशि का भी प्रावधान किया है और यह 13-14 की तुलना में 9 गुना ज्यादा है। लॉजिस्टिक जिसको बोलते हैं, जिसमें कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्र को लॉजिस्टिक के थ्रू इधर से उधर मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ सहित 75,000 करोड़ के निवेश के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी। हवाई कनेक्टिविटी में भी सुधार करने की बात कही गई और नए नए हवाई अड्डे की भी बनाने की बात कही गई है। साथ ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए भी शहर को तैयार करने के लिए बोला गया है और शहर को जो शहरी अवसंरचना निधि है UIEDF, उसकी स्थापना की जाएगी। शहर को टीयर बाय टीयर में बांटा जाएगा। 10,000 करोड़ प्रतिवर्ष की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। शहरी स्वच्छता को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने कि जो अभी तक सेप्टिक
टैंक थे, जो मेन होल मतलब आदमी के थ्रू उसकी सफाई की जाती थी, वो 100% मशीनों से सफाई की जाएगी। जो उनकी चौथी प्राथमिकता है कि सक्षमता को सामने लाना, जो क्षमता उभारना जिसको बोलते हैं, उसके लिए उन्होंने एक शब्द कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सुशासन राष्ट्र की प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे। उन्होंने इसके लिए कुछ योजना भी शुरू किया, जिसमें मिशन कर्मयोगी है, और इसमें उन्होंने 39,000 से अधिक अनुपालन को कम किया है, व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा, मतलब नियम जो होता है उसको कम किया है। 3400 से अधिक जो अपराध की श्रेणी में उपबंध आते हैं उनको खत्म किया गया है। साथ में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारी सुधार करने की बात कही है। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति में भी बदलाव लाई जाएगी। केवाईसी जो होता है, अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी जिसको बोलते हैं, उसमें बदलाव किए जाएंगे। पहचान जो पैन कार्ड होता है, आधार होता है, उसमें बदलाव किए जाएंगे। सामान्य बिजनेस के लिए पैन कार्ड ही अब उनका आईडी कार्ड होगा, ये किया जा रहा है। और एक ही फाइलिंग पर प्रक्रिया रखी जाएगी किसी भी कंपनी के लिए। साथ में उन्होंने कहा है कि विवाद से विश्वास, ये शब्द बोला है कि अब विवाद से जो विश्वास होता था उसमें अब राहत दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु एमएसएमई जो उद्योग है उसमें ये सब जल्दी जल्दी ठीक से मतलब संपादन होगा जो विवाद है उसका। साथ में राज्य सहायता मिशन की तरह राज्यों को भी सहायता दिया जाएगा। ई न्यायालय के लिए भी बात उन्होंने कही है, और 7,000 करोड़ का उन्होंने इस पे निवेश की बात बोली है। फिनटेक सेवाएं भी उन्होंने, जैसे पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक, यूपीआई, ये फिनटेक सेवाओं में आती है, इसमें सुधार किया जाएगा। डिजी लॉकर को भी और अधिक मात्रा दी जाएगी। 5G सेवाओं के लिए उन्होंने भी बात बोली है, इससे हेल्थ केयर, सूक्ष्म इंटेलिजेंस, सूक्ष्म कृषि, इस सब में बढ़ावा मिलेगा। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे को उन्होंने एक उभरता क्षेत्र बताया है, और इसमें भी निवेश किया जाएगा। अब उन्होंने जो अपनी प्राथमिकता बताई है, पांचवी, हरित विकास, इसके लिए उन्होंने वर्ष 2070 तक पंचामृत एवं निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की जो स्कीम है उसको आगे बढ़ाने की बात कही गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन के रूप में उन्होंने 19,700 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य हासिल करना है हाइड्रोजन में। ऊर्जा परिवर्तन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 35,000 का जो पूंजीगत निवेश की बात कही गई है। ऊर्जा भंडारण के लिए उन्होंने 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण को के लिए भी सहायता दी जाएगी। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा एवं के लिए 20,700 करोड़ के निवेश की भी बात कही गई। हरित क्रेडिट कार्ड के लिए हरित ऋण उन्होंने देने की बात कही है। पीएम नाम, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए उन्होंने पीएम प्रणाम योजना भी लागू करने की बात कही है। साथ में उन्होंने गोबर गैस, जिससे कि अवशिष्ट से आमदनी बनाया जाएगा, 500 नए गोबर गैस प्लांट को बनाने की बात कही है, जिसमें बहुत सारे 10,000 करोड़ के निवेश भी होंगे। 1 करोड़ किसानों को उन्होंने प्राथमिक प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहारा देने की बात कही गई है। अमृत धरोहर नाम से उन्होंने बहुत सारे जैव विविधता की धारण करने वाली खेतों के नाम दिए हैं। तटीय नौवहन के लिए उन्होंने सरकारी निजी जो प्राइवेट पार्टनरशिप फंड होता है उसके थ्रू उसको बढ़ावा दिया जाएगा निवेश को। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति में बदलाव लाने की बात कही गई है। अब छठी जो उनकी प्राथमिकता है वो है युवा शक्ति। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 0.0 लॉन्च करने की बात कही। इसमें कोडिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सॉफ्ट स्किल, ये सब के पाठ्यक्रम देके 30 पढ़ाने के लिए 30 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय अवसर में कौशल विकास के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात कही गई। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात कही है। साथ ही उसने पढ़ने वाले युवाओं के लिए 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। पर्यटन, पर्यटन के लिए भी उन्होंने कहा है कि 50 गंतव्य को चैलेंज मोड में डाल के उनके लिए
शुरुआत किया जाएगा। टूरिस्ट गाइड, वर्चुअल कनेक्टिविटी, फूड स्ट्रीट, सुरक्षा, ये सब की बात कही है। देखो अपना देश के नाम से उन्होंने युवाओं, भारत के पर्यटक को लुभाने की भी बात कही है। स्वदेश दर्शन योजना, ये सब योजना उसमें लागू किया गया है। और एक जिला एक उत्पाद के लिए, जीआई टैगिंग के लिए, हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की बात कही है। साथ ही एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी, जो प्राथमिक सातवीं अब प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र, उसमें उन्होंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बढ़ावा देने, वित्तीय क्षेत्र में अमृतकाल की जरूरत को पूर्ण करने के लिए निवेश की बात कही है। साथ ही उन्होंने जीआईएफटी और आईएफएससी, ये सबको भी वित्तीय गतिविधि में बढ़ाने की बात कही है। सबका साथ सबका विकास समावेशी है, जो आपने अभी देखा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, बागवानी के लिए स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए पौधों की गुणवत्तापूर्ण के लिए पैसे निवेश करना, डेयरी फार्म के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण आवंटन, श्री अन्न, आपको मैंने बताया कि श्री अन्न में जो भी रागी, ज्वार, बाजरा आता है, तो भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश और पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश, उसको बढ़ावा देना। जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी शुरुआत करना, अच्छे से बढ़ाना। और किसी क्षेत्र का ये ऋण देख लीजिए, फाइनेंशियल ईयर में ऋण 186 लाख करोड़ का है, और इसको ये सदैव बढ़ते रहना चाहिए। और इसको उन्होंने ग्राफ से बढ़ाया 15 से फाइनेंशियल 22 तक का, कि ये सदैव बढ़ता जा रहा है, और बाकी सबके कंपैरिजन में 21-22 में बढ़ावा हुआ है। साथ ही उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बताया है कि फाइनेंशियल ईयर में भी 21-22 की तुलना, 21 की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 22 में इसमें बढ़ावा है। के विषय में उन्होंने बताया कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज होंगे। सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने की बात कही गई है। नए नए लैब्स बनेंगे, फार्मास्यूटिकल विकास होगा, अनुसंधान होगा। और उन्होंने ये देखिए जीडीपी का कितना परसेंट ये लेता है। एजुकेशन में उन्होंने फाइनेंशियल ईयर में 2.9 और हेल्थ में 1.4 के कंपैरिजन में 2.1 की बात कही है। शिक्षा और कौशल में आप देख लीजिए, डिजिटल पुस्तकालय इसका एक बहुत बड़ी शुरुआत कही जाएगी। और पंचायत एवं वार्ड स्तर पर पुस्तकालय खोलने की भी बात कही गई है। शिक्षकों को ट्रेनिंग देने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को फिर से बढ़ाया जाएगा। ये पेयजल योजना, ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन मिला है। किसानों को जो पैसे ट्रांसफर होता है, किसान सम्मान निधि योजना, उसके थ्रू उन्होंने 2.2 लाख करोड़ का ट्रांसफर पैसा किया है। पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर हुआ है। 47.8 करोड़ जनधन बैंक खाते खुले हैं। उज्ज्वला के लिए उन्होंने 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिया है। कोविड का टीका तो आप जान ही रहे हैं कि 220 करोड़ लोगों को, 102 करोड़ लोगों को 220, मतलब डबल से ज्यादा बूस्टर भी दिया जाता है, इसलिए डबल दिख रहा है। आप इसको 220 करोड़ कोविड टीका मतलब 220 करोड़ आदमी में समझ लीजिएगा। और एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय भी बनाए गए हैं। और ये ग्राफ देख लीजिए, बेरोजगारी दर में भी उन्होंने तो वृद्धि की बात, मतलब निम्नता की बात कही है कि वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वृद्धि हुई है। अंतिम छोर तक जो पहुंचने की बात उन्होंने कही है, उसमें वही है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कहा गया है कि आदिवासियों के लिए, जनजातीय बच्चों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी विकास योजना भी शुरू की है। कर्नाटक में जो सूखा है उसके लिए उन्होंने 5300 करोड़ रुपए भी दिए हैं। 740 एकलव्य जो आदर्श स्कूल है जो जनजातीय बच्चों के लिए, उसके लिए भी उन्होंने आधिकारिक शिक्षकों की भर्ती करने की बात कही है। रोजगार के लिए तो बहुत सारी बातें हुई है, देखते हैं वो जमीन पे कितना आता है। पूंजीगत निवेश में 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया है। रेलवे के लिए 2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यवसाय मतलब निवेश डाला गया। देखिए मैं आपको रेलवे को बता दूं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में रेलवे बजट को अलग से अब नहीं पेश करने की बात कही गई है, तो रेलवे के बारे में जनरली हमको जानकारी नहीं मिल पाती है, मतलब हमको, मतलब जनरली पब्लिक को। पहले था कि आप लोग सुनते थे कि रेलवे में यहाँ से यहाँ ट्रेन, यहाँ से यहाँ ओवरब्रिज, स्टेशन का विकास, इस स्टेशन का विकास करने की बात कही गई जाती थी। अब वो दिखता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसको इंक्लूड कर दिया गया है आम बजट में। लेकिन रेलवे का 2.4 लाख करोड़ का अभी तक का सबसे ज्यादा
निवेश के लिए पैसे दिए हैं। अब इस निवेश में क्या होगा, आधुनिक जो मॉडल रेलवे का स्टेशन बन रहा है और अच्छे से बने हैं, पब्लिक पार्टनरशिप मोड पे भी है। सो और नए नए निवेश प्राइवेट निवेश की भी बात कही गई है और रेलवे में सफाई सुरक्षा की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट के लिए कहा है कि जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावे देने के लिए 100 परिवहन अवसंरचना परियोजना चालू की जाएगी। शहर को विकसित करने के लिए शहर को टू टीयर 3 श्रेणी में विकास किया जाएगा। और जो अब एक क्षमता वाली हुई है कि एआई का जो निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो, इससे क्या होगा कि कृषि, स्वास्थ्य और शहरों में एआई आधारित समाधान भी होगा। डेटा शासन नीति शुरू करने में क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो डेटा के कारण फंसी रह जाती है। स्टार्टअप में दिक्कत होता है, स्टार्टअप में उसको नहीं पता चल पाता कि अगर ये हम नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, इससे पहले इस तरह के स्टार्टअप में क्या पॉजिटिव पार्ट रही थी, क्या नेगेटिव पार्ट रही थी। पर जब डेटा अच्छे से उसका संकलन होगा, डेटा कलेक्ट होगा, तो हम लोग उसके बारे में जान पाएंगे। और ये जो विवाद से विश्वास है कि बहुत सारे एमएसएमई को देखा गया है कि वो ऋण लेती थी और कोविड आ गया था और उसके ऋण का के लिए टैक्स भी बहुत सारी, इसमें गलतफहमियां भी आ गई थी कि कभी प्रधान वित्त मंत्री जी द्वारा कही जाते थे कि स्टेटमेंट आता था कि इनका जो मंथली ईएमआई है वो नहीं दिया जाएगा, और इसके कारण तो ये सबको उन्होंने तेजी से निपटारन के लिए बात कही है। साथ में ई कोर्ट जो शुरू होगा, इससे न्याय प्रणाली में सुधार होगी। आपको पता है कि एक न्याय प्रणाली में अभी जो स्थिति है कि डिसीजन आने के बाद कितने दिनों के बाद तक कागज आने में समय लगता है, जिससे समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लेता है ये थाना तक पहुंचने में, नीचे जेल तक पहुंचने में। जो अगर कोई बंदी को छूट भी दे दिया गया, जेल से जमानत, कोर्ट से जमानत दिया गया, रिहा करने के आदेश दिए गए, तो वो निचले स्तर तक पहुंचने में समय लगता है। पर जब ई कोर्ट शुरू हो जाएगा, इस समय नहीं लगेगा। और उन्होंने एनटीटी डिजी लॉकर के लिए भी स्थापित करने की बात कही है। 5G सेवा आधारित एप्लीकेशन विकास के लिए 100 प्रयोगशाला की स्थापना की बात हुई है। आपको मैंने बताया भी था कि हीरा को, आर्टिफिशियल हीरा के लिए भी उन्होंने सुधार की बात कही है। हरित विकास का आपको मैंने बताया था कि हरित विकास के लिए कैसे काम किया जाएगा। युवा शक्ति के लिए PMKVY 4.0, जिसमें कोडिंग और बहुत तरह की स्किल की पढ़ाई की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। यूनिटी मॉल के बारे में बताया कि एक जिला एक उत्पाद की तरह यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। और ये वित्तीय क्षेत्र है, महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र लाया जाएगा। 2 लाख तक की राशि जमा करने की सुविधा के साथ वर्ष तक की अवधि के लिए यह लघु बचत योजना में आया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनके एवं 60 हैं, उनके लिए बचत योजना को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। एमएसएमई के लिए जो ऋण गारंटी स्कीम है, उसके लिए 2 लाख रुपया की राशि आवंटित की गई है। राज्यों को 50% 50 वर्ष तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गई है। ये जीएसटी का जितना आसपास रहता है पैसे का, वो दिया गया है इस ग्राफ में। देखिए, संघ सरकार का पूंजीगत व्यय बढ़ता जा रहा है। आपके स्क्रीन पे पूरे ग्राफ के थ्रू ये सब लेके आ रहा हूँ। अब कर में, अब ये भारत के मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। कर से क्या हो रहा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके लिए, तो लिथियम आयन बैटरी में के लिए जो ड्यूटी टैक्स होता है, उसमें चेंज किया गया है। मोबाइल कैमरा लेंस, इथाइल अल्कोहल, श्रिम्प आहार, प्रयोगशाला निर्मित हीरे, अभी आपको बताया था, कॉपर स्क्रैप और मिश्रित रबर, इन सब को टैक्स जो ड्यूटी है, ड्यूटी टैक्स से परिवर्तन किया गया है। प्रत्यक्ष के लिए उन्होंने जो बात कही है, अब कोई भी अब करदाताओं के पोर्टल पर 45% विवरणियों को 24 घंटे के भीतर कंप्लीट कर दिया जाएगा। औसत संसाधन अवधि 8 वर्षों में 93 दिन से घटकर 16 दिन रह गई है। इस साल 6.5 करोड़ से अधिक विवरणियों को संसाधित किया गया, और ये बहुत जरूरी है। अभी तक 5 लाख का जो टैक्स रिबेट था, अब वो 7 लाख कर दिया गया है, और 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले को 30% का की दर से छूट मिलेगा। तो ये पढ़ लीजिए, नई व्यवस्था के तहत 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% की गई। वेतनभोगी और पेंशन भोगी के लिए कर में परिवर्तन किया गया है। उद्योगों के लिए भी अब कर में परिवर्तन किया गया और इजी बनाया गया है कि जिससे स्टार्टअप लग सके। नई सहकारी समिति को 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ दिया जाएगा।
स्टार्टअप के लिए 1 वर्ष तक कर का विस्तार किया गया है। ये देखिए रुपया कहाँ से आता है, मतलब भारत में जो रुपया आता है जिससे देश चलता है, इनकम टैक्स से 15%, जो सेंट्रल स्टाम्प ड्यूटी है उससे 7%, म्यूनिसिपल ड्यूटी से 15%, वस्तु एवं सेवा कर से 17%, और ये सब सीमा शुल्क से 4%, ऋण रहित पूंजीगत प्राप्ति 2%, कर रहित प्राप्ति 6%, ऋण और अन्य जो क्रेडिबिलिटी है उसी में 34% है। और जाता कहाँ है रुपया, वो देखिए, पेंशन में 4%, अन्य व्यय में 8%, राज्यों का हिस्सा 18%, वित्त आयोग 9%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 17%, रक्षा 8, सब्सिडी 7%, केंद्र प्रायोजित योजनाएं 9% और ब्याज भुगतान 20%। रक्षा मंत्रालय को इस पर 5.94 लाख करोड़, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.70 लाख करोड़, रेल मंत्रालय को 2.41 लाख करोड़, उपभोक्ता मामले को 2.06, गृह मंत्रालय 1.96, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय 1.78, ग्रामीण विकास मंत्रालय 1.6, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 1.25 और चार मंत्रालय को 1.23 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। मुख्य योजनाओं के लिए जो आवंटन किया गया है देख लीजिए। फार्मास्यूटिकल के लिए इस बार 23-24 में कहा 100 से बढ़ा के 100.1250 किया गया है। 60,000 से बढ़ा के जल जीवन मिशन को 70,000 किया गया है। एकलव्य मॉडल में 2022-23 में 2,000 था, अब 23-24 में 5,943। प्रधानमंत्री आवास योजना 48,000 से 69,590। ईवी के लिए 2,908 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और उसकी जगह पे अब 5,172। पूर्वोत्तर राज्यों का जो विकास है उसके लिए पहले 1,419 था, अब 2,491। अब देखिए राजस्व से कितनी प्राप्ति होती है, पूंजीगत से कितनी प्राप्ति होती है, बढ़ रहा है 23.5 से 26.3, और यहाँ पे 18.4 से 18.7। और खर्च मतलब खर्च कितना हो रहा है, कहा 22-23 से 34.6 थे 35.0, और यहाँ पे 10.5 से 13.7। तो ये था भारत की आर्थिक की जो शॉर्ट समरी है। ये जो बहुत लंबा है, इसके बारे में अगर बताने लगेंगे तो बहुत क्या क्या कम हुआ, क्या क्या ज्यादा हुआ, वो भी आप जान सकते हैं कि क्या क्या चेंज किया गया है, कितना प्रतिशत से चेंज किया गया है। हमारे पास उसका भी डिटेल है कि मतलब कौन सा चीज में परिवर्तन किया गया है, कौन सा चीज में परिवर्तन नहीं किया गया है, महंगा क्या हो सकता है, महंगा क्यों नहीं हो सकता है। तो ये तो अगर आप आपका दिखाएगा कि क्या चीज महंगा हुआ, क्या चीज सस्ता हुआ, तो हमारे पास उसके भी अवेलेबल है डाटा, तो हम आपको वो भी बता सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए बजट के आज के सेशन में। ये बजट यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बीपी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी में इस पे आधारित बहुत सारे सवाल रहेंगे। अगर आपको इसका ये डाटा चाहिए तो आपको कभी भी केंद्रीय बजट के जो वित्त विभाग के डाटा से यहाँ का पूरा डाटा मिल जाएगा, और आप इसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए परीक्षा के लिए, मेन परीक्षा के लिए बजट बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट के अच्छे से अध्ययन करने पे बहुत सारे सवाल और आर्थिक समीक्षा पे आधारित सवाल के जवाब मिल जाएंगे। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।